हमने बात कर ली थी दो टॉपिक के बारे में। फर्स्ट था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम और सेकंड था कैपेसिटेशन, मतलब एक स्पर्म का ओवम की तरफ जाना था और दूसरा था उसका योग्यता अर्जित करना। दोनों ही टॉपिक हमने डिटेल में समझ लिए हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड जो मैकेनिज्म का स्टेप है फर्टिलाइजेशन के, वो है कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम। क्या है इसके अंदर, विस्तार पूर्वक समझेंगे हम। तो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है ओवम का और स्पर्म का। अपने स्ट्रक्चर की डिटेल जो है वो समझ ली है, कौन कौन से काम की चीज़ें होती है वो हमने उसमें बात कर ली थी। अब स्पर्म जब ओवम के पास में जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने बना दिया एक ओवम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो ओवम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो लेयर बनाई है ये है एग मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। अंदर की तरफ ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस, और इसके बाहर में एक लेयर बना देता हूँ, इसको बोल दिया हमने जोना पेलिसिडा। तो ये जोना पेलिसिडा कौन सी लेयर होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये जोना पेलिसिडा सीक्रेट किससे होती है, तो हम कहेंगे ये उस साइड से ही सीक्रेट होती है। अब जोना पेलिसिडा के ऊपर की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर ये रिसेप्टर बना दिए। ये क्या है, ये रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, तो देखो जोना पेलिसिडा जो है उसमें ZP1, ZP2, ZP3 रिसेप्टर होता है, तो ये रिसेप्टर जो है वो है ZP3। अब इस ZP3 रिसेप्टर के पास में स्पर्म आएगा, तो यहाँ ये स्पर्म बना दिया हमने। इस स्पर्म के अंदर ये तो है न्यूक्लियस और ये है इसका एक्रोसोम, और इसके आगे की तरफ ये एक रीजन होता है, इसको बोलेंगे हम लिगेंड। दिस इज लिगेंड, दिस इज एक्रोसोम, ये एक्रोसोम है, और ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ये इसका मिडिल पार्ट हो जाएगा, ये टेल हो जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये एक्रोसोम के आगे वाला जो ये लिगेंड हमने बनाया है, जो ये एक स्ट्रक्चर बनी थी, हमने बात की थी लिपिड की, एक स्ट्रक्चर बन जाती है लिपिड राफ्ट जिसको बोलते हैं हम, है ना। वो लिगेंड के जैसे काम करेगा। जैसे ही स्पर्म इस ओवम की जोना पेलिसिडा के ZP3 रिसेप्टर पे टच होता है, ZP3 रिसेप्टर जो है वो अंदर की तरफ अब स्टिमुली भेजेंगे और इस ओवम को तरफ तैयार करेंगे। तो एक तरफ तो ये ओवम तैयार हो रहा है, और बाहर की तरफ ये जो एक्रोसोम है ये क्या क्या रिएक्शन करेगा, उन सभी की चर्चा हम इस स्टेप में कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, सेकंड स्टेप के अंदर कैपेसिटेशन हो गया था। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कह रहे थे कि स्पर्म जो है वो ओवम के पास में आ गया है, तो यहाँ तक ये स्पर्म ओवम के पास में आ गया। अब इस एक्रोसोम में कौन कौन से रिएक्शन होगी, तो देखिए सबसे पहली चीज़, एक्रोसोम जो होता है जब हम उसको देखते हैं तो ये अभी इसके पास में आ गया है, तो मैं यहाँ एक लेयर बना रहा हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं सी अर्चिन का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सी अर्चिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म जो समझाया था FR लिली ने, FR लिली, इन्होंने क्या समझाया था उसकी ही बात करेंगे हम। देखिए ये लेयर है बाहर वाली, ये लेयर हो जाएगी अंदर वाली। अब ये जो लेयर बनाई है वो मैंने किसकी लेयर बनाई है, ये मैंने बनाई है ओवम की मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो हो जाएगी ओवम की मेम्ब्रेन। इस ओवम की मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर की तरफ ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो लाइन बनाई है हमने, इस येलो कलर की लाइन को मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, विटिलाइन मेम्ब्रेन।
इसके बाहर की तरफ, या ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ, इसको लिखते हैं हम ओवम मेम्ब्रेन। ये जो वाइट कलर है इसको लिखते हैं हम विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसके नीचे की तरफ एक और लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम जेली कोट। इसको लिख दिया हमने जेली कोट। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम? सी अर्चिन का। इसे समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बाहर की तरफ क्या आ गया है? स्पर्म। तो ये स्पर्म आ गया। स्पर्म के यहाँ पर क्या है? एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? एक्रोसोम और न्यूक्लियस, बिटवीन एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं परफोरेटोरियम। इसके बारे में हम सभी को मालूम है, हमने स्ट्रक्चर में बात कर ली है। परफोरेटोरियम कौन सा रीजन है? परफोरेटोरियम के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो हमने कहा कि ये ग्रेन्यूल्स बना दिए हमने। इन ग्रेन्यूल्स के पास में प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन बना दी। तो देखिए जो ग्रेन्यूल है उसको मैं बोल रहा हूँ जी एक्टिन ग्रेन्यूल। ठीक है, ये हो जाएंगे जी एक्टिन ग्रेन्यूल। और ये जो येलो कलर के बनाए हैं इसको मैं बोल रहा हूँ फर्टिलिन प्रोटीन। ये स्पर्म आ गया था। अब क्या हो रहा है? स्पर्म के अंदर से बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन जाता है। क्या जा रहा है? हाइड्रोजन आयन जा रहा है। तो हाइड्रोजन आयन जो है उसका तो क्या हो रहा है? इफ्लक्स हो रहा है। और स्पर्म के अंदर की तरफ क्या आ रहे हैं? सोडियम और कैल्शियम आयन आ रहे हैं। तो इन दोनों का क्या हो रहा है? इनफ्लक्स हो रहा है। जब ये घटना चलेगी तो हम क्या देख रहे हैं? अंदर की तरफ स्पर्म के साइटोप्लाज्म के अंदर जब सोडियम और कैल्शियम जाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। इंक्रीज होने की वजह क्या है? इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम का और कैल्शियम का। जब ये इनफ्लक्स हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर अब ये जो परफोरेटोरियम कहाँ होता है? हमें मालूम है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में परफोरेटोरियम है। परफोरेटोरियम के अंदर जो जी एक्टिन ग्रेन्यूल्स है जो फर्टिलिन प्रोटीन को लेकर बैठे हैं, ये साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से फ्री हो जाएंगे। कौन फ्री हो गए यहाँ पे? तो हम कह रहे हैं यहाँ से ये फ्री हो गए। कौन से प्रोटीन? फर्टिलिन प्रोटीन। जब ये प्रोटीन फ्री हो जाते हैं तो पीछे अकेले बच गए जी एक्टिन। तो ये सारे के सारे जी एक्टिन जो है वो आपस में मिल जाएंगे इस तरीके से। जब ये जी एक्टिन आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास में बन जाएगा एफ एक्टिन। हम कहेंगे यहाँ पर क्या बन गया है? फिलामेंट बन गया। हमने कहा कि ये सारे की सारे जी एक्टिन मिल गई और एफ एक्टिन बन गया, फिलामेंट का निर्माण हो गया। ये फिलामेंट क्या करता है? ये फिलामेंट इस एक्रोसोम को आगे की तरफ एक फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है। जो फिलामेंट बनेगा अब एक्रोसोम के अंदर, ये इस जेली कोट को, सी अर्चिन के जेली कोट को भेदते हुए विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास में आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? इस एक्रोसोम के अंदर फिलामेंट कौन बना रहा है? फिलामेंट बनाने का काम कर रहा है जी एक्टिन। और जी एक्टिन से फिलामेंट कैसे बन रहे हैं? जब अंदर की तरफ कौन बढ़ गए? सोडियम और कैल्शियम। जब ये इंक्रीज हुए, साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, पीएच जो है उसकी वैल्यू हाई हो गई, एल्कलाइन मीडियम बन गया। एल्कलाइन मीडियम बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फर्टिलिन प्रोटीन जो इससे जुड़ी हुई थी फ्री हो रही है। और ये जो अकेली जी एक्टिन मोनोमर की फॉर्म में थी, यहाँ पॉलीमर बना रही है और एफ एक्टिन बन गया, फिलामेंट बन गया। फिलामेंट ने अब क्या किया यहाँ पे? तो हम कह रहे हैं कि ये परफोरेटोरियम के अंदर जो ग्रेन्यूल थे उन्होंने एफ एक्टिन बना दिया था और ये एफ एक्टिन जो है वो अब इसको आगे बढ़ाएगा।
तो हम कह रहे हैं इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में देखिए वापस में ये जो जेली कोट है, इस जेली कोट से आगे की तरफ ये स्पर्म निकल जाएगा और स्पर्म के अंदर से ये फिलामेंट निकलेगा, ठीक है। ये हमने बोल दिया इसको एक्रोसोमल फिलामेंट। तो मालूम चल गया एक्रोसोमल फिलामेंट का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हुआ है। एक्रोसोमल फिलामेंट के चारों तरफ जब हम देखते हैं तो इसके चारों तरफ हमको कुछ प्रोटीन मिलती है फिर से, और इस एक्रोसोमल फिलामेंट ने क्या कर दिया था, ये जो बाहर की तरफ की जो जेली कोट थी, इस जेली कोट को यहाँ पर पेनिट्रेट कर दिया है और ये अंदर चला गया है। अंदर की तरफ कौन सी लेयर है, तो हमने कहा अंदर की तरफ विटिलाइन मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये विटिलाइन मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर की तरफ कौन सी लेयर है, तो हम कहेंगे ओवम मेम्ब्रेन है। ये अंदर की तरफ ओवम मेम्ब्रेन, तो ये ओवम मेम्ब्रेन हो गई ये वाली, ये जो वाइट कलर की है ये विटिलाइन मेम्ब्रेन हो गई, और ये विटिलाइन मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये हो जाएगी जेली कोट, ये हो जाएगी जेली कोट ऑफ सी अर्चिन। अब ये यहाँ पर जो हमने येलो कलर के प्रोटीन बनाए हैं इनको बोल रहे हैं हम बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या हुआ, देखिए पहले प्रोसेस में क्या हुआ था, स्पर्म ने अपने आसपास में हाइड्रोजन आयन को तो इफ्लक्स के थ्रू बाहर निकाला और बाहर के एटमॉस्फेयर से सोडियम और कैल्शियम को अंदर लिया। बाहर इसको जब निकाला तो बाहर का एटमॉस्फेयर तो कैसा हो गया है, एसिडिक, ये तो हो जाएगा एसिडिक, और अंदर का कैसा हो जाएगा, इन्फ्लक्स होने की वजह से एल्केलाइन। अब एल्केलाइन होने की वजह से क्या हुआ, अंदर में जो परफोरेटोरियम था वहां से फिलामेंट बन गया है। फिलामेंट जो है वो कौन सा बना, एक्रोसोमल फिलामेंट। इसने इस एक्रोसोम को आगे की तरफ जेली कोट से पेनिट्रेट करवाया और अब यहाँ विटिलाइन मेम्ब्रेन तक यहाँ पर ये एक्रोसोम आ गया है। एक्रोसोम के पास में होती है बाइंडिंग प्रोटीन, ये बाइंडिंग प्रोटीन इस लेयर से अच्छी तरीके से बाइंड हो जाती है। तो हमने कहा ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस चल रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्रोसोम के अंदर फिलामेंट बन गए। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम कहते हैं कि एक्रोसोम जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा कैल्शियम की वजह से। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो कैल्शियम था, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम का क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से स्पर्म जो है, पहली चीज तो स्पर्म के अंदर क्या हो रही है, स्पर्म में मोटिलिटी फास्ट हो रही है। स्पर्म में जो फर्टिलिटी रेट होती है, फर्टिलिटी रेट वो इंक्रीज हो जाती है कैल्शियम की वजह से। फिर हम कहेंगे जो एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन बन रही है। ये बाइंडिंग प्रोटीन का भी फॉर्मेशन जो है वो इसकी वजह से ही हो रहा है, कैल्शियम के आने की वजह से। फिर एक्रोसोम, ये हम कहेंगे जो बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रही है, ये बाइंड हो जाती है, बाइंड विथ ओवम, अच्छे तरीके से उसको पकड़ लेगी। ये सारी चीजें होगी तो एंड में जाके क्या हो जाता है, जो एक्रोसोम है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। जब ये रप्चर होता है तो एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा, एक्रोसोम रिलीज कर देता है स्पर्म लाइसिन, एक्रोसिन जिसको बोलेंगे हम, हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये सारी चीजें जो है वो एक्रोसोम यहां से रिलीज करेगा। और एक्रोसोम रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्टेप समझना है। पहला स्टेप तो है ये वाला, जिसमें क्या हुआ, एक्रोसोम ने बाहर की तरफ एसिडिक मीडियम बनाया और अंदर की तरफ एल्कलाइन मीडियम बनाया। एल्कलाइन मीडियम बनने की वजह से
सोडियम और कैल्शियम जो अंदर की तरफ आ रहे थे और उन्होंने जो एल्कलीन मीडियम बनाया था उसकी वजह से परफेरेटोरियम में जो जी एक्टिन थे इस फर्टिलाइन प्रोटीन को लेकर के, वो फर्टिलाइन प्रोटीन हो जाती है फ्री, और जी एक्टिन मोनोमर्स होते हैं, ये सारे आपस में मिल जाएंगे और एफ एक्टिन फिलामेंट बना देंगे। ये फिलामेंट इस एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है। तो देखिए एक्रोसोम में भी कोई फिलामेंट नहीं बना है, लेकिन फिलामेंट कब बन जाएगा, जब ये चेंजेस हो जाएंगे। फिलामेंट बन गया। अब फिलामेंट के ऊपर हम देख रहे हैं तो एक्रोसोम के चारों तरफ बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ पर इस विटिलाइन मेम्ब्रेन को या ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उससे अच्छे तरीके से इसको बाइंड करवाएगी। फिर क्या कह रहे हैं हम, ये जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से स्पर्म के अंदर मोटिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। स्पर्म की फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो गई है। एक्रोसोम में बाइंडिंग प्रोटीन बन गया है। बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ओवम के साथ में बाइंड हो गया और एक्रोसोम जो है वो अब रप्चर हो जाएगा और एक्रोसोम रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन को, एक्रोसिन को, हाइलिरोनिडेज को और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम को। जब ये सारी चीज़ें रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लेयर होती है ओवम की वो डिजोल्व हो जाएगी और पीछे की तरफ का न्यूक्लियस जो है वो अब यहाँ ऊप्लाज्म के अंदर, ये अंदर की तरफ क्या है ऊप्लाज्म, यहाँ अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा। तो ये जो यहाँ पिंक लेयर बनाई है, इस पिंक लेयर से बाहर का तो पूरा मामला क्या है, ओवम के बाहर, और पिंक लेयर के अंदर पूरा ओवम है। तो हम ओवम के स्ट्रक्चर के बाहर स्पर्म खड़ा है, अब उसको अंदर जाना है, ऊप्लाज्म के अंदर जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको डिजोल्व करना पड़ेगा इन लेयर को। तो डिजोल्व करने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब इसी चीज़ को एक बार हम वापस लिख देते हैं, कौन सा, सोडियम कैल्शियम के इनफ्लक्स को, हाइड्रोजन के ईफ्लक्स को हम थोड़ा सा वापस से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हुई थी यहाँ पे। ये लिखा हमने स्पर्म, एक तरफ जो है वो कैल्शियम का हो रहा है इनफ्लक्स, और एक तरफ सोडियम का हो रहा है इनफ्लक्स, और हाइड्रोजन का हो रहा है ईफ्लक्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है वो हमने अभी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनकी वजह से क्या होता है। हाइड्रोजन के इफ्लक्स और सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो इफ्लक्स था, हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहे थे, उसकी वजह से तो जो आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन, वहाँ की पीएच क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम। सिंपल सी बात है। और पीएच कैसी हो जाती है, एसिडिक, जो हेल्प करती है उस लेयर को डिजोल्व करने में, ओवम की। फिर हमने बात कर रहे हैं सोडियम के इनफ्लक्स की। तो सोडियम का इनफ्लक्स जो हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, तो हमने कहा साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, पीएच जो है बढ़ गया। पीएच कैसा हो गया, अंदर की तरफ, स्पर्म के अंदर की तरफ एल्केलाइन। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो जी एक्टिन थी उसने क्या कर दिया, किसको फ्री कर दिया, इसने फर्टिलिन प्रोटीन को फ्री कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जी एक्टिन कन्वर्ट हो गई किसमें, एफ एक्टिन में। और ये एफ एक्टिन की वजह से क्या हुआ, फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ किसमें, एक्रोसोम के अंदर। क्या बन गया, एक्रोसोम फिलामेंट। कहानी खत्म। और कैल्शियम जो है इसके इन्फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, तो हम कह रहे हैं कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो एक्रोसोम था वो हो जाएगा अब रप्चर। तो अब हम बात करेंगे एक्रोसोम की। देखिए एक्रोसोम के बारे में क्या जानकारी आपको लिखनी जरूरी है। पहले तो इसका फॉर्मेशन, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम जब स्पर्मिएशन प्रोसेस पढ़ते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल जो सेल होती है, स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्व कोशिका, ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होती है। यही पढ़ते हैं हम। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है,
स्पर्मियोजेनेसिस। और उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान जो स्पर्मेटिड की स्फेरिकल जो इरेगुलर सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? वो स्पेंडल शेप जो है उसमें कन्वर्ट हो गई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे गोल्जी बॉडी होते हैं। ये गोल्जी बॉडी अपने अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है वो इकट्ठा करेंगे, प्रो एक्रोब्लास्ट बोलेंगे उसको, लास्ट में जाकर के वो एक्रोसोम बना लेंगे। तो एक्रोसोम वास्तव में बनता किससे है? तो हम कहेंगे एक्रोसोम को बनाने के पीछे कौन है? गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम वास्तव में क्या होता है? ये मॉडिफाई लाइसोसोम की तरह काम करता है और इसका पीएच लगभग 4 से 5 तक होता है, एसिडिक है। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? लाइसोसोम का पीएच होता है 5। इसका भी 4 से 5 लाइसोसोम के जैसे काम कर रही है। अब एक्रोसोम रिलीज क्या करेगा? अभी बात की थी हमने, एक्रोसोम रिलीज करता है स्पर्मलाइसिन। जैसे मैं लिखा यहां पर एक्रोसिन। ह्यूमन की बात करें हम तो ह्यूमन में स्पर्मलाइसिन जो होते हैं, जो एक्रोसोम से रिलीज हो रहे हैं, ये एक्रोसिन के अंदर किसको डिजोल्व करवाएंगे? तो जब स्पर्मलाइसिन में एक्रोसिन रिलीज होगा तो वो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो जोना पेलिसिडा होती है, जोना पेलिसिडा इज ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन। कैसी है ये? ए सेल्यूलर, या हम नॉन सेल्यूलर, सॉरी, तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? ये नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है ये, इसको डिजोल्व करवाएगा। जोना पेलिसिडा क्या कर देगा? डेस्ट्रॉय। एक तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो एक्रोसिन से ये हो गया। फिर और क्या रिलीज हो रहा है? हाइल्यूरोनिडेज। तो हाइल्यूरोनिडेज क्या करते हैं? हाइल्यूरोनिडेज करेंगे जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है ओवम के चारों तरफ, उसको क्या कर देंगे? डिजोल्व कर देंगे। फिर और क्या रिलीज हो रहा है स्पर्मलाइसिन में? CPE, अभी नाम लिखा था इसका, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेंगे? किसको डिजोल्व कर देंगे? कोरोना रेडिएटा। जब ये सारा प्रोसेस होगा तो हम कह रहे हैं कि जो स्पर्म है वो स्पर्म पूरी तरीके से जो एग होती है उस एग की मेम्ब्रेन को डिजोल्व करते हुए ये स्पर्म अपने अंदर के न्यूक्लियस को कहाँ भेज देगा? अंदर की तरफ भेज देगा, ओप्लाज्म के अंदर। तो ये है ओप्लाज्म, ये है स्पर्म, और ये सारी मेम्ब्रेन थी। तो अब यहाँ पर वो सारी जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे विटिलाइन मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल कोट हो, चाहे सेल्यूलर मेम्ब्रेन हो, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ओवम की, उन सभी को इस सी अर्चिन के स्पर्म ने डिजोल्व कर दिया है और अपना न्यूक्लियस अंदर भेज दिया है। ये सी अर्चिन का कंडीशन हम पढ़ रहे थे समझाने के लिए। ह्यूमन के केस में क्या होता है? ह्यूमन के केस में सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है कोरोना रेडिएटा का। तो कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व कौन करता है? CPE। फिर उसके बाद में होता है जोना पेलिसिडा, जहाँ पर हाइल्यूरोनिक एसिड मिलेंगे, उसको डिजोल्व कौन करता है? हाइल्यूरोनिडेज। और उसके बाद में जोना पेलिसिडा की जो पूरी लेयर होती है उसको डिजोल्व करेगा एक्रोसिन। जब ये सारा डिजोल्व हो जाएगा तो पूरी लेयर डिजोल्व होगी ओवम की। अब एक्रोसोम जो है वो तो खत्म हो गया है। एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ? एक्रोसोम कॉन्टैक्ट जैसे स्पर्म का ओवम के साथ में हुआ था, तो एक्रोसोम की वजह से ओवम की जितनी भी लेयर थी वो डिजोल्व हो गई है। अब हमने एक तरफ बात की थी कि एक तरफ तो ये हो रहा है जब स्पर्म ओवम के साथ में टच हो रहा है, तो एक तरफ बाहर एक्रोसोमल रिएक्शन चल रही है, और अंदर की तरफ ओवम जो है वो भी अपने अंदर चेंज ला रहा है। वो कौन से चेंज लाएगा उसको हम अभी आगे 4th मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो हमको वो चीज़ पढ़नी है जिसमें हम समझेंगे कि अंदर की तरफ, ये तो बाहर की तरफ चेंजेस हो रहा था, अंदर की तरफ इस ओप्लाज्म के अंदर क्या चेंजेस आएगा, इस मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आएगा, ओवम क्या चेंजेस लाएगा अपने अंदर जब स्पर्म उसे टच हो रहा था तब। तो हम कहेंगे कि ये डिजोल्व कर करके सी अर्चिन जो है वो तो अपना न्यूक्लियस भेज रहा है, लेकिन ह्यूमन के केस में पूरा जो स्पर्म होता है वो अंदर की तरफ मूव होकर जाता है
तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्पल सी अर्चिन का है, लेकिन ये हमारे से लगभग सिमिलर है। केवल कुछ लेयर जो है वो जैसे जेलीकोट वो हमारे अंदर नहीं होती, जेलीकोट इसमें होती है। जेलीकोट जो है वो टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन पढ़ी थी। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो है वो खुद oocyte रिलीज करता है जैसे कि जोना पेलिसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ओवरी रिलीज करती है जैसे कि कोरोना रेडिएटा। और जब मैं अगर बात करूँ टर्शरी एग मेम्ब्रेन की जैसे कि जेलीकोट, तो जेलीकोट को कौन रिलीज कर रहा है? जेलीकोट को रिलीज कर रहा है ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो जेलीकोट को रिलीज करती है। चाहे एग शेल हो, अंडे का जो कवच होता है वो भी ओविडक्ट रिलीज करती है। तो इस लेयर को हम बोलेंगे टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। क्या ह्यूमन में ऐसा होता है? ह्यूमन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ह्यूमन में केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ही होती है, मतलब एक oocyte खुद रिलीज करती है और एक जो है वो ओवरी के थ्रू रिलीज होती है। ओविडक्ट में कोई रिलीज नहीं होता है यहाँ पर एग मेम्ब्रेन। तो हमारे पास में केवल जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा होगा, कोई जेलीकोट जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो हम केवल इससे हमारा आपस में कंपैरिजन समझ रहे हैं कि क्योंकि स्टडी इसकी हुई थी तो हम इसी की स्टडी को आज पढ़ रहे हैं। तो ये समझना है हमको कि क्या क्या चेंजेस आए इसमें। तो थर्ड टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक लेंगे हम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम।